हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर हम हमारे रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम आपके साथ तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक है वर्चुअल डिजिटल एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हम आपके साथ जो आज की क्लास में देखेंगे वो रहेगा साहब स्वेट इक्विटी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ आज की क्लास में देखेंगे, मतलब इस वाले रिवीजन में देखेंगे, वो होगा डिविडेंड स्ट्रिपिंग और बोनस स्ट्रिपिंग। वर्चुअल डिजिटल एसेट के स्कोप को आपने मतलब सुना होगा कि नए इनकम टैक्स बिल में एक्सपेंड कर दिया गया है और उसको ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया गया है। ये बात सही है। आपको पता है साहब, वर्चुअल डिजिटल एसेट इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन एवरी कंट्री। और आज के समय जितने भी बड़े बड़े हम कह सकते हैं लोग हैं, वो अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर देते हैं। जैसे भी कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने भी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी थी। ऑल्दो उसके प्राइसेस क्रैश हो गए बाद में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए इनकम टैक्स एक्ट में प्रॉपर टैक्स ट्रीटमेंट दिया गया है। मीनिंग ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है, आपको सिर्फ याद रखना है क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा साहब, वहां पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है। तो यू आर नॉट सपोज टू गो इन दी डेफिनेशन ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट। आपको इस डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या वर्चुअल डिजिटल एसेट की तरह से कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ साथ देख लें। द फॉलोइंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वीडीए। तो ये जो तीन आइटम्स है साहब, ऑल्दो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट हो सकते हैं, बट इस पे कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं आएगा, इसका कोई भी टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आएगा। क्या क्या चीजें? सब्सक्रिप्शन टू वेबसाइट और प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन। तो लेट्स से कि अगर आपने किसी वेबसाइट का कुछ अगर आप फीस वगैरह पे करते हैं किसी प्लेटफॉर्म या किसी एप्लीकेशन के, अगर आप कोई भी चार्जेस वगैरह पे करते हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह पे करते हैं, तो वो वीडीए नहीं है, उसका कोई टैक्स इंप्लीकेशन, इनकम टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होगा। दूसरा, गिफ्ट कार्ड वाउचर्स बीइंग अ रिकॉर्ड दैट मे बी यूज्ड टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज और अ डिस्काउंट ऑन देम। ठीक बात है। तो लेट्स से कि आपको किसी कंपनी का कोई मतलब यू गॉट सम गिफ्ट कार्ड और सम मतलब वाउचर, और जिसको आप शो करेंगे तो आपको हो सकता है फ्री में कुछ गुड्स मिल जाए, या फिर आपको गुड्स में हो सकता है कि कुछ डिस्काउंट मिल जाए, वो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट की तरह से कंसिडर नहीं होगा। तो अगर ये दोनों चीजें हैं साहब, इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। तो इन गिफ्ट कार्ड्स का, वाउचर्स का, जिसके थ्रू आपको कोई भी डिस्काउंट मिल रहा है या फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कोई गुड्स या सर्विस मिल रही है, इसका कोई टैक्स इंप्लीकेशन, इनकम टैक्स इंप्लीकेशन नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने किसी वेबसाइट, प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन वगैरह को सब्सक्राइब किया और अगर आप उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करते हैं, तो अगेन इट इज नॉट अ वर्चुअल डिजिटल एसेट। अच्छा, तीसरा, माइलेज पॉइंट, रिवॉर्ड या फिर लॉयल्टी कार्ड बीइंग अ रिकॉर्ड गिवन, जिसके थ्रू आप जो है साहब वो गुड्स या फिर मतलब सर्विसेज वगैरह ऑब्टेन कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको माइलेज पॉइंट्स देती हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह देती हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह देती हैं, और जिन पॉइंट्स को आप यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट कोई गुड्स या फिर मतलब कुछ भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं, या यू कैन गेट सर्टन डिस्काउंट ऑन द गुड्स और सर्विसेज, तो वो भी आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट की तरह से कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो मुद्दे वाली बात है, बीडीए में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, गिफ्ट कार्ड, वाउचर कार्ड्स नहीं आएंगी, अगर आपको कोई माइलेज पॉइंट, रिवॉर्ड पॉइंट या लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं वो नहीं आएगा, और अगर आप किसी वेबसाइट या ऐप में अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया है वो भी नहीं आएगा। अच्छा, अब आती है मेन मुद्दे वाली बात, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट से कोई भी इनकम कमाई है, उस पे आपको 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। सर, इनकम की कैलकुलेशन कैसे होगी? इनकम की कैलकुलेशन होगी साहब, जो भी सेल प्राइस ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट है, इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ आपको अलाउ करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर, मैंने उसको सेल करने के लिए कोई एक्सपेंसेस इंकर किए हैं? कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर, मैंने 1 लाख रुपए की बिटकॉइन सेल की, जिसको मैंने 50,000 में परचेज किया था, और मैंने 10,000 रुपए ब्रोकर को दिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउड होगा? 50,000 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब 1 लाख रुपए सेल प्राइस माइनस 50,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और आपका जो इनकम माना जाएगा वो 50,000 माना जाएगा। आपने जो पैसे ब्रोकर को दिए साहब, इट इज नॉट कंसिडर्ड, ये आपको अलाउड नहीं होगा, इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जो आपको मतलब अलाउड होगा वो अपने सेल प्राइस से घटाना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउड होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सर एक बात बताओ, आज के समय तो आप वर्चुअल डिजिटल एसेट की माइनिंग कर सकते हो, मतलब बिटकॉइन वगैरह की माइनिंग हमने सुना कि आप कर सकते हो, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो होगी नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी निल हो जाएगी, आपका जो भी सेल प्राइस होगा वही आपका लायबल टू टैक्स हो जाएगा। अच्छा,
सर एक बात बताओ, वर्चुअल डिजिटल एसेट को सेल करके जो इनकम आएगी वो किस हेड में टैक्सेबल होगी? अगर आपने वीडियो को हेल्ड किया था एज अ स्टॉक इन ट्रेड तो पीजीबीपी में चली जाएगी। अगर आपने वीडियो को हेल्ड किया था एज एन इन्वेस्टमेंट तो कैप गेन में चली जाएगी। सर कैप गेन लॉन्ग टर्म होगा या फिर शॉर्ट टर्म होगा, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म होगा, बट इसका फायदा कुछ नहीं है साहब, क्योंकि फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा। सर अगर कैप गेन होगा तो क्या मुझे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा? इंडेक्सेशन तो साहब ऐसे ही मिलना बंद हो गया, और इंडेक्सेशन वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा सर अगर मेरे पास मल्टीपल वर्चुअल डिजिटल एसेट हैं, अगर मैं एक एसेट को सेल करता हूं उससे गेन होता है, दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट को सेल करके लॉस हो जाता है, तो क्या लॉस को मैं गेन से सेट ऑफ कर सकता हूं? ये सारी की सारी बातें मेरे साथ साथ देखेंगे साहब, देखेंगे। अच्छा, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और अलाउंस और सेट ऑफ शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग सच इनकम। मतलब वीडीए से जो इनकम की कैलकुलेशन होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का खर्चा अलाउड होगा, इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डिडक्शन, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं होगा। अच्छा दूसरा, no set off of loss from transfer of VDA shall be allowed against any income computed under any provision of this act, and such loss shall not be allowed to be carried forward in the succeeding year। मतलब वीडीए से जो भी इनकम हो रही है, इस इनकम को आप किसी भी और लॉस से सेट ऑफ नहीं कर सकते, वीडीए के लॉस को आप किसी दूसरे इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब इंट्रा हेड ट्रांसफर भी, इंट्रा हेड सेट ऑफ भी अलाउड नहीं है, और इंटर हेड सेट ऑफ भी अलाउड नहीं है, और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ भी ब्लॉक हो गया। तो अगर एक वीडीए से प्रॉफिट है, दूसरे से लॉस है, तो जिस वीडीए से लॉस है उस लॉस को भूल जाओ, जिससे प्रॉफिट है उस पर टैक्स पे कर दो, कहानी खत्म। अच्छा आगे आते हैं। अच्छा, और सर क्या हम वीडीए की इनकम से चैप्टर 6 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 शैल बी अलाउड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द वीडीए। और सर क्या हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वगैरह क्लेम कर सकते हैं? इसका जवाब है वो भी नहीं, नो बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट शैल बी एप्लीकेबल ऑन इनकम कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 105BBH, इट शैल बी टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%। सर अगर मुझे वीडीए गिफ्ट के फॉर्म में मिल गया तो सर गिफ्ट पे तभी टैक्सेबिलिटी बनती है जब वो गिफ्ट वो कैपिटल एसेट की तरह से कॉन्स्टिट्यूट करे, और जो एसेट आपको मिला है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आए। डियर फ्रेंड्स याद करें, गिफ्ट सेक्शन 56(2)(10) में जो गिफ्ट की जो प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है उसमें वीडीए को शामिल कर दिया गया है। तो अगर आपको वीडीए मिलता है एज अ गिफ्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर उस वीडीए की फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा अमाउंट, पूरा का पूरा फेयर मार्केट वैल्यू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह से टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। बट अगर आपने कुछ उस वीडीए के लिए पेमेंट किया, बट जो आपने पेमेंट किया और जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, दोनों के बीच का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, तो जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। फिर से मुझे मेरे फ्रेंड मिस्टर बी ने वीडीए बिटकॉइन गिफ्ट कर दिया साहब 40,000 रुपए का, और इस साल मुझे और कोई बिटकॉइन किसी ने भी गिफ्ट नहीं किया, मुझे और वीडीए किसी ने भी गिफ्ट नहीं किया, क्योंकि ये 50,000 से कम है तो मेरे हैंड में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। मुझे मेरे फ्रेंड मिस्टर बी ने बिटकॉइन गिफ्ट कर दिया 52,000 रुपए का, चूंकि ये 50,000 से ज्यादा है तो पूरा 52,000 रुपए मेरे हैंड में आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरफ से टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10)। ठीक बात है। अच्छा मुझे मेरे फ्रेंड मिस्टर बी ने 52,000 का बिटकॉइन गिफ्ट कर दिया, पर मतलब 52,000 का बिटकॉइन सेल कर दिया 1000 रुपीज में, तो मुझे बताएंगे यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कितना है? 51,000 रुपए, जो 50,000 से एक्सीड करता है, तो जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 51,000 रुपए, ये मेरे हैंड मतलब बायर मतलब मिस्टर ए के हैंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरफ से टैक्स हो जाएगा अंडर सेक्शन 56(2)(10)। आई होप आपको बात समझ आई। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या वीडीए में कोई टीडीएस वगैरह का भी इंप्लीकेशन आता है? हाँ, तो जो भी बायर होगा, जो बिटकॉइन पर जो किसी भी वीडियो को परचेज कर रहा है, तो जब भी वो सेलर को पेमेंट करेगा या फिर सेलर के अकाउंट में पैसे को मतलब क्रेडिट करेगा विचएवर इज अर्लियर, उसे यहाँ पे टीडीएस करना पड़ेगा द रेट ऑफ 1%। ठीक बात है। तो ध्यान दीजिएगा, लेट्स से मिस्टर ए जो है साहब वो मतलब ही वांट टू परचेज बिटकॉइन, तो यहाँ पे हम वीडियो को बिटकॉइन की तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो मिस्टर ए वांट्स टू परचेज बिटकॉइन एंड मिस्टर बी इज अ रेसिडेंट, ही हैज बिटकॉइन टू सेल। तो मिस्टर ए जब भी मिस्टर ए को पेमेंट करेंगे या फिर मिस्टर बी के अकाउंट में उस पैसे को क्रेडिट करेंगे अपने बुक्स में, whichever इज अर्लियर, मिस्टर ए को 1% के रेट पे टीडीएस करना पड़ेगा, मिस्टर ए को 1% के रेट पे टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा सर एक बात बताओ, मिस्टर ए अगर एक स्मॉल पर्सन है तो भी क्या मिस्टर ए के ऊपर टीडीएस का ऑब्लिगेशन आएगा? नहीं। अगर मिस्टर ए एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है और इनके पास पीजीबीपी की इनकम नहीं है, ही इज एन इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम, या अगर इनके पीजीबीपी की इनकम है भी बट इन द
प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर अगर उस पीजीबीपी का जो टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए या फिर प्रोफेशन की जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो 50,000 रुपए तक के ईयरली पेमेंट में इनको टीडीएस नहीं करना और इनको सेक्शन 203A मतलब 10 ऑप्टेन नहीं करना और 206AB मतलब हायर टीडीएस कंसिडर नहीं करना। तो इसका मतलब बायर जो है अगर एक इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका पीजीबीपी नहीं है या अगर पीजीबीपी हेडिंग इनकम है भी बट इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है मतलब और इन द केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख से कम है तो उस केस में साहब आपको बिटकॉइन पे टीडीएस तभी करना है, वीडियो में टीडीएस तभी करना है जब आपका ईयरली पेमेंट थ्रेशोल्ड टू अ पर्सन 50,000 से एक्सीड करता है और आपको सेक्शन 203A और 206AB पे कंसिडर नहीं करना। बट अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा अगर कोई पर्सन है या अगर आप इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ हैं जिनका पीजीबीपी इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 1 करोड़ से ज्यादा है या फिर रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन 50 लाख से ज्यादा है तो 10,000 का ईयरली थ्रेशोल्ड है और आपको सेक्शन 203A मतलब 10 ऑब्टेन करना पड़ेगा और 206AB मतलब हायर टीडीएस कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा आते हैं साहब मेन मुद्दे पे, ध्यान दीजिएगा। एनी पर्सन रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट रिस्पांसिबल फॉर पेइंग टू एनी रेसिडेंट एनी सम बाय द वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ईडीएस शैल at a time of credit or at a time of payment whichever is earlier make a TDS at the rate of 1% of such income as income tax। ठीक बात है। अच्छा अगर आप मतलब सस्पेंस अकाउंट में या किसी भी और अकाउंट में अगर उस पैसे को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो भी आपको टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा सर एक बात बताओ, टीडीएस जो हम करेंगे, मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बिटकॉइन परचेज किया, ए ने बी से बिटकॉइन परचेज किया, ए इज द बायर बी इज द सेलर, ठीक बात है। अच्छा ए ने बी से बिटकॉइन परचेज किया, बी ने ए को बिटकॉइन दिया, ए ने इसके बदले 1 लाख रुपए देने हैं बी को, तो ए क्या करेगा 1 लाख पे 1% का टीडीएस कर लेगा अंडर सेक्शन 194S। क्या मेरी बात समझ पाए? ये तो बड़ा आसान है। अच्छा केस टू ए ने 1 लाख रुपए कैश नहीं दिया। अच्छा केस 1 1 लाख रुपए ए ने कैश दे दिया, 1% का टीडीएस कर लो। केस 2 ए ने अपना आईफोन दे दिया मिस्टर बी को ऑफ ₹1 लाख। अब क्या होगा, बी ने ए को 1 लाख रुपए का बिटकॉइन सेल किया, ए ने उस बिटकॉइन के बदले अपना आईफोन मिस्टर बी को दे दिया 1 लाख रुपए का। अब मिस्टर ए टीडीएस कैसे करेंगे, क्योंकि साहब यहाँ पे तो कोई कैश है ही नहीं, तो ऐसे केस में साहब जहां पे कैश ना हो तो उस केस में ए को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मिस्टर बी ने टीडीएस पे कर दिया है। तो इसके लिए ए क्या बोल सकता है कि यार बी हम आपको हमारा आईफोन तभी हैंड ओवर करेंगे जब आप हमें 1,000 रुपए कैश दे दो, हम उसको टीडीएस के फॉर्म में जमा कर देंगे सरकार को, या आप अपने सीए से टीडीएस जमा करवा दो और हमें उसका रिसिप्ट लाके दिखा दो ताकि हम उस रिसिप्ट को अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे और हम आपको आईफोन दे देंगे। तो इसका मतलब व्हेन द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट इन कैश मतलब इन काइंड है, तो फिर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे टीडीएस पे किया जा चुका है, ठीक बात है। अच्छा तीसरा केस, ए ने बी को साहब अपना आईफोन दे दिया, आईफोन का जो प्राइस था वो था 99,500 और कैश पे करना था 500 रुपए। अब क्या होगा, तो साहब यहाँ कैश तो इन्वॉल्व है बट 1000 रुपीज का टीडीएस करना है, कैश यहाँ पे सिर्फ 500 रुपए इन्वॉल्व है। तो मिस्टर ए को मिस्टर बी को बोलना पड़ेगा यार देखो 500 रुपए तो कैश यहाँ पे है तो वो तो मैं आपसे टीडीएस का काट लूंगा, तो जो बाकी 500 बच गए या तो आप मुझे वो 500 रुपए दे दो, मैं आपके भी यहाँ पे सरकार को पे कर दूंगा एज अ टीडीएस, या आप 500 रुपए का मतलब टीडीएस अपने सीए से पे करवा के मुझे उसका प्रूफ लाके दे दो, पेमेंट का प्रूफ लाके दे दो, मैं आपको आईफोन रिलीज कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा तो मेरे साथ साथ देखेंगे साहब। अच्छा प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वीडीए इज होली इन काइंड और इन एक्सचेंज ऑफ अनदर वीडीए वेयर देयर इज नो कैश और वेयर देयर इज नो पार्ट इन कैश। अच्छा एक और एग्जांपल हो सकता है साहब कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से परचेज किया बिटकॉइन और अपने आईफोन की जगह मिस्टर ए के पास लेट से एथर ETHER के नाम से कोई हम कह सकते हैं इट इज लाइक ऑल्सो व्हाट बिटकॉइन, उसको एथर को दे दिया और उसके बदले क्या ले लिया बिटकॉइन। तो उसको आप ये कह सकते हैं कि एक वीडीए लिया और अगला वीडीए उसके बदले दे दिया। अच्छा और यहाँ पे कैश नहीं है। अच्छा सेकंड,
partly in cash and partly in kind, but the part of cash is not sufficient to meet the liability of TDS in respect of whole of such transfer. तो अगर 500 रुपए अगर आप कैश दे रहे हो और बाकी अगर आप अपना आईफोन दे रहे हो या फिर कोई और वीडियो दे रहे हो, तो इस केस में साहब मतलब टीडीएस की लाइबिलिटी तो मतलब 1000 रुपीज है, बट यहाँ पे कैश सिर्फ 500 रुपए इन्वॉल्व है, तो अगेन यहाँ पे तो ये पूरा नहीं पड़ेगा। अच्छा, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच कंसिडरेशन, मतलब मिस्टर ए शैल बिफोर रिलीजिंग द कंसिडरेशन, जो आईफोन अपना दे रहे हो या जो वो कोई और मतलब वीडियो दे रहे हैं, ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of such consideration for the transfer of VDA। अब साहब अगर आप देखेंगे तो एम्बिग्यूटी वाली बात ऐसी है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि नए बिल में भी ठीक नहीं की गई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखेंगे, ensure that tax required to be deducted has been paid। ठीक बात है। अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन और बहुत सारे एम्बिग्यूटीज आ सकते हैं कि साहब इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे इसका जो मतलब हमें हमारे एग्जाम के लिए लेना है और जो आप प्रैक्टिकल लाइफ के पर्पस के लिए भी लेते हो, वो बस यही है साहब कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को बोलेंगे यार मैं आपसे मतलब बिटकॉइन परचेज कर रहा हूँ, इसके बदले में आपको अपने 1 लाख रुपए का आईफोन दे रहा हूँ, पर मुझे ना 1000 रुपए का टीडीएस सरकार को जमा करना है। तो आप एक काम करो, आप मुझे 1000 रुपीज कैश दे दो, मैं सरकार को टीडीएस जमा कर दूंगा। ये बात हो गई। अच्छा, दूसरा, आप खुद से सरकार को, मिस्टर बी को बोलेगा कि आप खुद से अपने सीए को बोल के 1000 रुपीज का टीडीएस सरकार को जमा करवा दो, मुझे उसकी रिसिप्ट ला के दे दो, मैं आपको आईफोन दे दूंगा। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट मिस्टर ए को इन दोनों में से एक ना एक काम करना पड़ेगा, या तो मिस्टर बी से खुद आईफोन, खुद 1000 रुपए लेके इस पैसे को सरकार को जमा करना पड़ेगा और इसके बाद आईफोन रिलीज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लैंग्वेज देखेंगे साहब, लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, टैक्स हैज बीन पेड। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, बिफोर रिलीजिंग द कंसिडरेशन इंश्योर दैट टैक्स हैज बीन, टैक्स जो कि था आपका टीडीएस वो पे किया जा चुका है। तो मिस्टर ए मिस्टर बी से 1000 रुपीज लें और उस 1000 रुपीज को सरकार को जमा करें, इसके बाद अपना आईफोन मिस्टर बी को रिलीज करें, या मिस्टर बी को बोले साहब कि 1000 रुपीज पे कर दो टीडीएस का, हमें प्रूफ लाके दिखा दो, हम आपको आईफोन दे देंगे। लेट्स अगर ये दोनों ही नहीं होता तो क्या होगा, तो फिर मिस्टर ए को अपनी जेब से टीडीएस देना पड़ेगा। और अगर मिस्टर ए अपनी जेब से अगर मिस्टर ए टीडीएस देते हैं साहब, तो मैं एक अजीब सी बात बोलने जा रहा हूं यहाँ पे, जो कि आप चाहे तो याद रखें चाहे तो इग्नोर कर दें। आपको अगर मिस्टर ए अगर अपनी जेब से अगर यहाँ पे टीडीएस देते हैं 1000 रुपीज का, तो डियर यहाँ पे ग्रॉसिंग अप करना पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ जाएगा, क्रॉसिंग अप करना पड़ जाएगा एज पर सेक्शन 195 ए। अब मैं इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, फिर आगे आते हैं थोड़ा सा, ये सारी बातें हो गई। अगर हमारा जो हमने वीडीए के लिए जो कंसिडरेशन दिया था वो अगर कैश नहीं था, अगर वो काइंड में था तो क्या होता, तो हमने ये सारी बातें देख ली। अच्छा, ध्यान दीजिएगा 194 का टीडीएस कब कब नहीं करना, अगर जो बायर है वो अगर एक स्पेसिफाइड पर्सन है, इंडिविजुअल एचईएफ नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम, या अगर पीजीबीपी की इनकम है भी, तो भी साहब दी टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस इज अप टू 1 करोड़ रुपीस, या फिर रिसिप्ट फ्रॉम द प्रोफेशंस अप टू 50 लाख रुपीस, तो 50,000 रुपए का आपको ईयरली थ्रेशोल्ड है, आपको टीडीएस नहीं करना, और आपको सेक्शन 203 ए मतलब 10 के लिए और 206 ए बी मतलब हायर टीडीएस के लिए कंसर्न नहीं रहना। तो मेरे साथ साथ देख लें। अच्छा, देखेंगे साहब, however no tax is required to be deducted in this section in case where the consideration is payable by a specified person, मतलब अगर बायर एक specified person है and the value or aggregate value of such consideration does not exceed 50,000 during the financial year। और specified person का मतलब क्या होता है, being an individual HUF not having PGBP income, being an individual HUF whose total sales gross receipt or turnover from the business or profession does not exceed 1 crore और 50 लाख in case of profession during the immediately preceding financial year। अच्छा, और अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो भी आपको 10,000 रुपए का थ्रेशोल्ड है। द कंसिडरेशन इज पेएबल बाय एनी पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन एंड द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सर क्या 194 का भी हमें टीडीएस देखना है? इसका जवाब है नहीं। जहां पे 194 का टीडीएस लग गया वहां पे 194 का टीडीएस आपको नहीं देखना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर से घर पे देखें। गाइडलाइंस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194S। 194S के लिए आप कुछ गाइडलाइंस है और आपको इंपॉर्टेंटली इस चीज को समझना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा डियर, अगर आप थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिए, 194S बोलता क्या है, व्हाट 194S सेज। जो भी बायर होगा, बायर में वर्ड यूज कर देता हूं बट बायर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द कंसिडरेशन। मैंने इसको शॉर्ट में बायर बोल दिया। जो भी बायर होगा साहब, वो सेलर को जब भी वीडीए के लिए कोई भी सम पे करेगा या सेलर के अकाउंट में उस सम को क्रेडिट करेगा, सेलर को कोई भी सम पे करेगा या फिर सेलर के अकाउंट में उस सम को क्रेडिट करेगा, तो वहां पे 194S का टीडीएस ऑब्लिगेशन अराइज होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? 194S का टीडीएस ऑब्लिगेशन अराइज होगा। अच्छा, अब होता क्या है कि जो भी वीडियो वगैरह सेल होते हैं या ट्रांसफर होते हैं साहब,
ये अब आपको पता है वीडीए एक्सचेंजेस आ चुके हैं। देयर आर वीडीए एक्सचेंजेस, देयर आर वर्चुअल डिजिटल एसेट एक्सचेंजेस। और उन एक्सचेंजेस के थ्रू आप वीडियो को सेल परचेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मिस्टर बी को परचेज करना था बिटकॉइन, तो ये बहुत सारे ना बिटकॉइन एक्सचेंज है। अगर आप अपने फोन के ऐप वगैरह में भी, आप में से कुछ बच्चों के होंगे बिटकॉइन एक्सचेंज, तो मिस्टर बी जो बिटकॉइन परचेज करेंगे वो थ्रू बिटकॉइन एक्सचेंज परचेज करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि मिस्टर की जो ये जो एक्सचेंज है बिटकॉइन का, इसके पास खुद अपने बिटकॉइंस हो, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, इसके पास खुद की बिटकॉइन नहीं है, कोई और पर्सन है मिस्टर ए, ये इस इनके पास हो सकता है कि बिटकॉइन हो जो कि इस एक्सचेंज के थ्रू सेल कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा वो क्या करेगा, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन करा देगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, और बहुत बार ये भी होता है साहब कि मिस्टर बी अगर हो सकता है कि बिटकॉइन खरीदें, बट वो डायरेक्टली खुद से ना कर दें, अपने ब्रोकर के थ्रू परचेज करें। और मिस्टर ए जिनको कोई बिटकॉइन सेल करना है वो डायरेक्टली बिटकॉइन एक्सचेंज में खुद से बिटकॉइन सेल ना करें, अपने ब्रोकर के थ्रू सेल करें। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो बिटकॉइन मिस्टर बी परचेज कर रहे हैं वो डायरेक्टली एक्सचेंज के थ्रू ना करके अपने ब्रोकर के थ्रू परचेज करें, अपने ब्रोकर के थ्रू परचेज करें। और मिस्टर ए जो कि बिटकॉइन सेल कर रहे हैं वो डायरेक्टली बिटकॉइन सेल ना करके अपने ब्रोकर के थ्रू सेल करें। प्लीज मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तो अगर ऐसा होता है साहब, तो फिर अब टीडीएस इंप्लीकेशन कहां कहां पे होगा, कहां कहां पे देखना पड़ेगा, इसका इशू बन जाएगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर बी ने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन परचेज किया, तो मिस्टर बी अपने ब्रोकर को पे करेंगे पहला ट्रांजेक्शन, फिर इनका जो ब्रोकर है वो पे करेगा टू द बिटकॉइन एक्सचेंज, फिर बिटकॉइन एक्सचेंज पे करेगा टू द ब्रोकर ऑफ मिस्टर ए, फिर मिस्टर ए का ब्रोकर पे करेगा टू मिस्टर ए। ठीक बात है। तो यहाँ पे जो 194 का जो टीडीएस ऑब्लिगेशन आएगा साहब, वो यहाँ भी आ सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 जगहों पे 194 का टीडीएस ऑब्लिगेशन आ सकता है। तो ऐसे में फिर आपको मल्टीपल टीडीएस करने पड़ जाएंगे सेम ट्रांजेक्शन में। तो इन चीजों को डील करने के लिए सीबीडीटी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की, इन चीजों को डील करने के लिए सीबीडीटी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की। अब एक एक करके बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। लेट्स से मिस्टर बी ने बिटकॉइन परचेज किया थ्रू अ बिटकॉइन एक्सचेंज, और इस और ये जो आपके बिटकॉइन है, इसको सेल कर रहा है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए ने बिटकॉइन एक्सचेंज के थ्रू मिस्टर बी को बिटकॉइन सेल किया। अब यहाँ पे क्या होगा, टीडीएस का इंप्लीकेशन मिस्टर बी जब बिटकॉइन एक्सचेंज को पे करेंगे तब आएगा, और बिटकॉइन एक्सचेंज जब मिस्टर ए को पे करेंगे तब आएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल टीडीएस इंप्लीकेशंस आ सकते हैं। तो ऐसे केस में सीबीडीटी ने एक सर्कुलर के थ्रू क्या बोला कि बिटकॉइन एक्सचेंज और मिस्टर बी के बीच में एक अग्रीमेंट होगा कि जो भी टीडीएस का इंप्लीकेशन है वो बिटकॉइन एक्सचेंज खुद से मैनेज कर लेगा। अगर अगर एक्सचेंज ने और मिस्टर बी के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो उस केस में मिस्टर बी को एट अ टाइम ऑफ पेमेंट टू बिटकॉइन एक्सचेंज इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक टीडीएस। और बिटकॉइन एक्सचेंज जब मिस्टर ए को पे करेंगे तो यहाँ पे टीडीएस करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? ठीक बात है। अच्छा, तो देख लें मेरे साथ साथ, देखेंगे देयर इज नो ब्रोकर इन्वॉल्व और ब्रोकर इटसेल्फ इज द सेलर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिस्टर ए जो इनको मतलब बिटकॉइन खरीदना है 1 लाख रुपए का, और मिस्टर ए ने एक्सचेंज के थ्रू बिटकॉइन परचेज किया, और मिस्टर बी या फिर ब्रोकर ने उस बिटकॉइन को सेल किया थ्रू द एक्सचेंज। तो पहला मतलब टीडीएस का ऑब्लिगेशन तब आएगा जब मिस्टर ए ने एक्सचेंज को पे करना है, और अगला इंप्लीकेशन तब आएगा जब एक्सचेंज ने मिस्टर बी या फिर ब्रोकर को पे करना है। तो यहाँ पे क्या होता है साहब कि मिस्टर ए और एक्सचेंज के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, जिस अग्रीमेंट कहते हैं जो भी टीडीएस वगैरह का इंप्लीकेशन होता है वो एक्सचेंज अपने एंड पे हैंडल कर लेता है। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो इस वाले ट्रांजेक्शन पे 194 टीडीएस हमें कंसिडर नहीं करना। सिर्फ इस वाले ट्रांजेक्शन में जब मिस्टर बी या फिर ब्रोकर के साथ मतलब डील करेगा तो आप 194 का टीडीएस कर लें। ठीक बात है। अच्छा, तो देखेंगे the exchange alone shall make TDS under section 194S on the payment to Mr. B broker and Mr. A shall not be liable to make TDS। अच्छा, आगे आते हैं। Seller has made payment through a broker। अगर मान लीजिए कि मिस्टर बी ने जो बिटकॉइन सेल किया, अगर वो डायरेक्टली सेल नहीं किया, किसी ब्रोकर के थ्रू सेल किया, तो मतलब मिस्टर बी को बिटकॉइन सेल करना था तो उन्होंने अपने ब्रोकर के थ्रू सेल किया, मतलब ब्रोकर के थ्रू सेल किया, और ब्रोकर जो है साहब एक्सचेंज से डील कर रहा है। मिस्टर बी डायरेक्टली एक्सचेंज से डील नहीं कर रहे हैं, ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं। अब यहाँ पे टीडीएस इंप्लीकेशन कहां कहां पे आएगा, मिस्टर ए से एक्सचेंज वाले लेग पे आएगा, एक्सचेंज से ब्रोकर के लेग पे आएगा, और ब्रोकर से मिस्टर बी के लेग पे आएगा। क्या मेरी बात किसी को समझ आ रही है? पहला टीडीएस का इंप्लीकेशन कब आएगा, मिस्टर ए और एक्सचेंज और ब्रोकर और मिस्टर बी। बट सर आपने तो बोला था कि मिस्टर ए और एक्सचेंज के बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिसके तहत
जिसके तहत टीडीएस एक्सचेंज खुद से मैनेज कर लेगा। बिल्कुल सही बात है, इसलिए इस वाले लेग पे हमें टीडीएस कंसिडर नहीं करना। ठीक बात। अच्छा, और अगर लेट्स से एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में कोई एग्रीमेंट है, एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में कोई एग्रीमेंट है जहां पे ब्रोकर जो होता है साहब, और ये ब्रोकर कौन होता है, ये भी कोई एक्सचेंज ही होता है, ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल वगैरह होता है, इट इज ऑल्सो एन एक्सचेंज। अच्छा, अगर इस एक्सचेंज और इस ब्रोकर के बीच में एग्रीमेंट है कि 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 टीडीएस कौन, मतलब जो भी टीडीएस की इंप्लीकेशंस होंगे उसे कौन हैंडल करेगा, द एक्सचेंज हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू द सेलर, मतलब ये वाला एक्सचेंज। तो जितने भी टीडीएस की इंप्लीकेशंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर एक्सचेंज को हैंडल करने हैं, इस एक्सचेंज को हैंडल नहीं करने। फिर से, तो ऐसा अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है साहब जहां पे जो पर्सन बिटकॉइन को सेल कर रहा है वो किसी ब्रोकर के थ्रू सेल करे, और जो बायर जो मतलब परचेज कर रहा है वो किसी एक्सचेंज के थ्रू पे मतलब बाय करे, तो ये जो ब्रोकर है इट इज आल्सो एन एक्सचेंज, ये भी कोई एक्सचेंज ही होता है, ये कोई इंडिविजुअल वगैरह नहीं, इट इज आल्सो एन एक्सचेंज। ठीक बात है। तो बायर और बायर का जो एक्सचेंज है इसके बीच में टीडीएस का ऑब्लिगेशन ऑलरेडी हमने डील कर लिया। बायर और इसके एक्सचेंज के बीच में एग्रीमेंट होता है जहां पे ये जो एक्सचेंज होता है वो एग्री करता है कि आई विल मैनेज द टीडीएस इश्यूज। इस एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में भी अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है, अगर कोई ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट है, तो इस केस में इस एक्सचेंज को भी टीडीएस इंप्लीकेशंस कंसीडर नहीं करने, ये ब्रोकर कंसीडर करेगा टीडीएस इंप्लीकेशन 194 का, ये ब्रोकर कंसीडर करेगा जब ये सम को मिस्टर बी को पे या फिर क्रेडिट करेगा। तो मुद्दे वाली बात क्या है, अल्टीमेटली 194 का टीडीएस कौन डील करेगा, ब्रोकर। ठीक बात है, प्रोवाइडेड देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सचेंज एंड द ब्रोकर। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है साहब तो ब्रोकर को भी कंसीडर करना पड़ जाएगा और एक्सचेंज को भी कंसीडर करना पड़ जाएगा। देखेंगे, in such a case only the broker can make TDS if broker entered into a written agreement with the exchange. However, if no such written agreement, exchange can also make TDS. तो फिर यहाँ पे डुअल TDS का इंप्लीकेशन आ सकता है, बट ऐसा नहीं होता डियर। आप जब भी किसी ऐप को, बिटकॉइन एक्सचेंज वगैरह के ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहां पे जो आप उनके टर्म्स को एग्री करते हैं वहां पे ये सारी बातें लिखी होती हैं। अच्छा, आगे आते हैं साहब, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ वीडीएस थ्रू एन एक्सचेंज एंड सच वीडीएस ओन्ड बाय द एक्सचेंज। मतलब मिस्टर बी ने, ध्यान दीजिएगा, अच्छा मिस्टर ए ने बेसिकली, मिस्टर ए ने बिटकॉइन खरीदना है और किसी बिटकॉइन एक्सचेंज से खरीदना है, और ये जो एक्सचेंज से जो आप बिटकॉइन परचेज कर रहे हैं ये एक्सचेंज के पास खुद के बिटकॉइन से, मतलब बिटकॉइन इस एक्सचेंज का खुद का है, कोई और इसे सेल नहीं कर रहा। तो मिस्टर ए इज द बायर एंड द बिटकॉइन एक्सचेंज इज द सेलर। ठीक बात है, और ये वीडीएफ बिटकॉइन एक्सचेंज ही ओन करता है। तो इस केस में क्या होगा, बायर को 194 का टीडीएस करना पड़ेगा, बायर को 194 का टीडीएस करना पड़ेगा। बट साहब बायर जो होता है वो यूजुअली इंडिविजुअल होता है और इसके ऊपर 194 का टीडीएस इंप्लीकेशन डाल देना ये थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो हमने कहा ठीक है साहब, बायर आपको 194 का टीडीएस नहीं करना, और जो बिटकॉइन एक्सचेंज है वो 194 का टीडीएस करेगा। बिटकॉइन एक्सचेंज जो है वो 194 का टीडीएस करके पैसे सरकार को जमा करेगा। बट यहाँ पे रिस्क है, बायर जब पे कर रहा होगा तब तो वो टीडीएस कर लेगा, सेलर के पास पूरे पैसे आ गए और फिर वो हो सकता है कि टीडीएस ना करे, तो इसलिए यहां पर रिस्क है साहब। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हार्श बनाया। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे कैसे काम होगा। अच्छा, देखेंगे, it has been clarified that while the primary responsibility to make TDS under section 194S in this case remains with the buyer या फिर इस ब्रोकर, अगर बायर ने अपने ब्रोकर के थ्रू खरीदा, as an alternate the exchange may enter into a written agreement with the buyer or his broker. In this regard, the exchange would be paying the tax on or before the due date of that quarter. The exchange would be required to furnish a quarterly statement, and the exchange would also be required to furnish its ITR for all the transactions of the financial year. अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं, then the buyer or broker are not required to make TDS. Otherwise, हमको असेसिन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। तो सर क्या बोलना चाहते हो, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई बायर है और अगर आप किसी बिटकॉइन एक्सचेंज से अगर आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं, मतलब वीडीए परचेज कर रहे हैं, और अगर वो वीडीए बिटकॉइन एक्सचेंज ही ओन करता है, तो इस केस में ऑल्दो द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द बायर टू मेक टीडीएस अंडर सेक्शन 194। ठीक बात है, बट अगर बिटकॉइन एक्सचेंज और बायर के बीच में एक अग्रीमेंट है जहां पे बिटकॉइन एक्सचेंज ने बायर को बोला हुआ यार कि हम आपका टीडीएस हम उसे मैनेज कर लेंगे, आप परेशान ना हो, और बिटकॉइन एक्सचेंज जो है जितने भी ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका टीडीएस क्वार्टरली बेसिस पे जमा कर देता है,
क्वार्टरली टीडीएस स्टेटमेंट फाइल कर देता है और अपना एटीआर इंडिया में फाइल करके सारे उन ट्रांजेक्शंस को शो कर देता है, देन इट इज ओके, देन बायर इज नॉट लायबल टू मेक टीडीएस। अदरवाइज बायर को टीडीएस करना पड़ेगा और यहाँ पे 201 अगर आप ऐसा टीडीएस नहीं करते तो फिर आप असेसन डिफॉल्ट बन जाओगे। ठीक बात है। आगे आते हैं। तो साहब ये तो बात हुई कि आपने मतलब बिटकॉइन एक्सचेंज से या किसी और पर्सन से बिटकॉइन परचेज किया कैश में। लेट्स से मैं एक बीडीए देके किसी दूसरे बीडीए को अगर एक्सचेंज करता हूं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मान लीजिए कि मिस्टर ए साहब, अगर इनको परचेज करना है बिटकॉइन 1 लाख रुपए का और मिस्टर बी के पास मान लीजिए कि मतलब बिटकॉइन है, तो मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन लिया और इसके बदले 1 लाख रुपए का अपना आईफोन मिस्टर बी को दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मिस्टर ए को बिफोर रिलीजिंग हिज आईफोन हैज टू इंश्योर कि इस पे जो टीडीएस बनता है 1,000 रुपए का वो सरकार को पे किया जा चुका है। इसके लिए मिस्टर ए क्या कर सकते हैं, मिस्टर ए बी को बोलेंगे कि आप हमें 1,000 रुपए कैश दे दें, हम आपके बिहाफ में सरकार को टीडीएस जमा कर देते हैं, इसके बाद हम आपको अपना आईफोन दे देंगे। सेकंड कि आप खुद से अपने सीए के थ्रू वो वाला सरकार को टीडीएस पे कर दें और हमें उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट दे दें, हम आपको आईफोन रिलीज कर देंगे। अच्छा, तो देखेंगे मेरे साथ साथ। देखेंगे इन द केस ऑफ पेमेंट इन द केस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड द बायर विल रिलीज, मतलब मिस्टर ए विल रिलीज हिज आईफोन आफ्टर द सेलर प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। तो अगर मिस्टर बी जो है वो अगर प्रूफ ऑफ पेमेंट प्रोवाइड कर देते हैं देन वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर बायर के ऊपर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने इस केस में टीडीएस क्यों नहीं किया। अच्छा, अब एक और केस को साहब कंसिडर करें, ध्यान दीजिएगा। लेट्स से मिस्टर ए के पास बिटकॉइन है, मिस्टर ए के पास लेट्स से बिटकॉइन है और मिस्टर ए के पास बिटकॉइन है। बिटकॉइन इज व्हाट, वीडीए। मिस्टर बी के पास लेट्स से एथर है, एथर इज व्हाट, वीडीए। एथर भी क्या है, वीडीए। मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपए की वैल्यू का बिटकॉइन है और मिस्टर बी के पास 1 लाख रुपए की वैल्यू का एथर। ठीक बात है, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बिटकॉइन दिया और मिस्टर बी ने इसके बदले एथर जो है वो मिस्टर ए को दे दिया। मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए की वैल्यू का बिटकॉइन मिस्टर बी को दिया और इसके बदले मिस्टर बी ने 1 लाख रुपए की वैल्यू का एथर मिस्टर ए को दे दिया। अब अगर आप इसको देखेंगे साहब, ए टू बी के फॉर्म में देखेंगे तो ए जो है वो बिटकॉइन के बदले बिटकॉइन एक्सचेंज कर रहे हैं और सेम वे में बी टू ए के फॉर्म में देखेंगे तो बी भी क्या कर रहा है, बिटकॉइन के बदले बिटकॉइन एक्सचेंज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है डियर, ट्रांजेक्शन जो है वो दोनों सिचुएशन में हो रही है। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ए जो है वो एक वीडीए के बदले अगला वीडीए एक्सेप्ट कर रहा है, मींस एक्सचेंज ऑफ वीडीए। अगर आप इसको मिस्टर बी के एंगल से देखोगे तो फिर मिस्टर बी भी तो यही कर रहा है, वो अपने एथर के बदले बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बायर, अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें देन ए इज द बायर ऑफ एथर एंड फॉर द एथर ही हैज गिवन बिटकॉइन। एंड अगर हम इसको बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें देन बी इज द बायर ऑफ व्हाट, बी इज द बायर ऑफ व्हाट, बिटकॉइन। एंड फॉर द पेमेंट ही इज पेइंग एथर। तो यहां पे साहब अब क्या होगा, जब हम ए को बायर मानते हैं, ए इज बायर, तो ए को यहां पे करना पड़ेगा टीडीएस। तो ए के लिए 194 एस का टीडीएस आएगा। आर यू गाइस गेटिंग? तो ए को बी को क्या बोलना पड़ेगा साहब कि आप जो हमें एथर दे रहे हैं, अच्छी बात है, हम अपना बिटकॉइन आपको तभी रिलीज करेंगे जब आप हमें टीडीएस का प्रूफ दिखाओगे। मतलब टीडीएस जो बनता है आप उसका पेमेंट करके हमें प्रूफ दिखा दो। क्या मेरी बात समझ पाए? सेकेंड, जब हम इस ट्रांजेक्शन को बी के एंगल से देखते हैं तो बी क्या है, बाय। कैसे? बी इज बाइंग बिटकॉइन एंड फॉर द कंसिडरेशन ही इज गिविंग एथर। ठीक बात है। तो अगेन बी को 1/s का टीडीएस करना पड़ेगा। तो बी ए को क्या बोलेगा कि हम आपसे बिटकॉइन परचेज कर रहे हैं और उसके बदले जो हम आपको कंसिडरेशन दे रहे हैं वो है इन काइंड। तो आप एक काम करें, आप हमें टीडीएस पेमेंट का प्रूफ दिखा दें। तो यहां पे ए बी को ये प्रूफ देगा और बी ए को प्रूफ देगा और दोनों जब एक दूसरे को ये प्रूफ दे देंगे, इसके बाद ही दोनों अपने अपने बिटकॉइंस या अपने अपने वीडीएस एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? Are you guys getting? तो सर क्या रियलिटी में भी ऐसा ही होगा? नहीं साहब, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर आप एक्सचेंज के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। अब इन दोनों के टीडीएस को करने की जिम्मेदारी एक्सचेंज की होती है। तो ध्यान दीजिएगा रियलिटी में कैसे होता है जब आप एक्सचेंज के थ्रू काम करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपए के बिटकॉइन है, इनको वो
एथर से एक्सचेंज करना चाहते हैं, मिस्टर बी के पास 1 लाख रुपए के एथर है जिसको वो बिटकॉइन से एक्सचेंज करना चाहते हैं, और ये दोनों एक्सचेंज के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, तो आप एक्सचेंज को दोनों पार्टीज के बिहाफ पे टीडीएस करना पड़ेगा, और जब भी आप एक्सचेंज से लिंक होते हैं तो आपके और तो आप मतलब दोनों पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, मतलब एक्सचेंज का दोनों पार्टीज के साथ एक अग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब एक्सचेंज क्या करेगा, अब इसमें ना तो ए को टीडीएस करना है ना बी को टीडीएस करना है, सिर्फ एक्सचेंज यहाँ पे टीडीएस करेगा। अच्छा, अब only the exchange shall make TDS, it shall make TDS for both A and B's transaction। अच्छा, एक्सचेंज में आस्क मिस्टर ए एंड मिस्टर बी टू डिपॉजिट कैश फॉर टीडीएस, एक्सचेंज बोलेगा यार मिस्टर ए तुम मुझे 1,000 रुपए दे दो, मिस्टर बी तुम भी मुझे 1,000 रुपए दे दो, और मैं आपके बदले जो है वो टीडीएस सरकार को मतलब जमा कर दूंगा, ठीक बात। अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है साहब कि एक्सचेंज कैश ना मांगे और एक्सचेंज बोले कि हम आपको जो बिटकॉइन जो हम आपको रिलीज करेंगे या हम आपको जो एथर जो हम आपको देंगे, हम उसका 1-1% अपने पास होल्ड कर लेते हैं ऐसा टीडीएस। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। बिटकॉइन इज इनफिनिटली डिविजिबल, तो आप उसका 1% होल्ड कर लो। तो एक्सचेंज क्या कर सकता है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कैश, एक्सचेंज में कीप 1% ऑफ वीडीए एज अ टीडीएस एंड कन्वर्ट इट इनटू आईएनआर एंड डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट एज टीडीएस। तो एक्सचेंज क्या करेगा, मिस्टर ए के टाइम के लिए वो 1% ऑफ एथर होल्ड कर लेगा, और मिस्टर बी के लिए वो 1% जो है वो बिटकॉइन होल्ड कर लेगा, और उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके सरकार को जमा कर देगा। हाँ, पर सर एक बात बताओ, एक्सचेंज जब बिटकॉइन को या एथर को वापस से आईएनआर में कन्वर्ट करेगा फॉर टीडीएस पर्पस, क्या फिर से 194S लगेगा? नहीं। अच्छा, व्हेन द एक्सचेंज विल कन्वर्ट सच वीडीए इनटू आईएनआर फॉर टीडीएस, इट विल अगेन नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ 194S। ठीक बात है। चलिए एक बात ये बताएं साहब कि क्या 194Q अप्लाई करेगा? नहीं, जहां पे 194S लग गया 194Q अप्लाई नहीं करेगा। अच्छा सर एक बात बताएं, जो हमें मतलब टीडीएस करना है वो हमें ग्रॉस बेसिस पे करना है, जिसमें क्या हम कमीशन वगैरह सब इंक्लूड करेंगे, जीएसटी इंक्लूड करेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, कमीशन जीएसटी वगैरह इंक्लूड नहीं करना। तो लेट्स से मैंने किसी बिटकॉइन एक्सचेंज से 1 लाख रुपए का बिटकॉइन परचेज किया, और उस मतलब बिटकॉइन एक्सचेंज ने लेट्स से 1,000 रुपए अपनी सर्विस चार्ज लगाई और 180 रुपए का जीएसटी लगाया, और मैंने उस बिटकॉइन एक्सचेंज को पे किया 1,01,080 रुपए। तो सवाल बनता है कि मैं किस अमाउंट पे टीडीएस करूंगा? तो इसका जवाब है 1 लाख रुपए में, मींस दी नेट वैल्यू नॉट दी ग्रॉस वैल्यू। ठीक बात है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें, the taxes required to be withheld shall be on the net consideration after excluding the GST और commission और सर्विस चार्जेस। ठीक बात है। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी पेमेंट कर रहा हूं थ्रू सम पेमेंट गेटवे, अगर मैं किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू अगर पेमेंट कर रहा हूं, मतलब मैंने मिस्टर बी से 1 लाख रुपए के बिटकॉइन परचेज किए, और मैंने मिस्टर बी को पेमेंट की थ्रू पेयू मनी, तो अब मैं यहाँ पे 194S का टीडीएस करूं या पेयू मनी मिस्टर बी को पेमेंट करते टाइम 194S का टीडीएस करे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली मिस्टर बी को वीडीए के लिए पे कौन कर रहा है? पेयू मनी। अच्छा, तो ऐसे केस में साहब पेयू मनी और बायर के बीच में एक अग्रीमेंट होगा, उस अग्रीमेंट के तहत बायर को ही टीडीएस करना है। अगर बायर यहाँ पे टीडीएस कर लेता है, देन द पेमेंट गेटवे इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक टीडीएस, और इसके लिए जो पेमेंट गेटवे है वो बायर से एक अंडरटेकिंग ले लेगा कि टीडीएस आप देख लोगे। अच्छा देखेंगे मेरे साथ साथ, इन सच केस पेमेंट गेटवे इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ऑन द ट्रांजैक्शन इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक डिडक्शन, मतलब बायर। Hence, in the above example, Mr. P has made TDS ABC, मतलब payment gateway will not be required to make TDS. To facilitate proper implementation, ABC may take an undertaking from Mr. P regarding TDS. तो जो payment gateway है साहब वो buyer से एक undertaking ले लेगा कि buyer जो भी इस वाले transaction पे TDS बनता है वो transaction पे TDS आप manage कर लेना, हमें उस पर TDS नहीं करना, तो आप उसे मैनेज कर लो। अगर आप इस चीज की अंडरटेकिंग हमें दे देते हो, देन द पेमेंट गेटवे इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक TDS। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें मेरे साथ साथ वीडियो के ऊपर, फिर हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। देखेंगे, कंप्यूट द इनकम टैक्स पेएबल बाय मिस्टर ए एज्ड 32 इयर्स फॉर द फॉलोइंग इनकम इंटरेस्ट ऑन एफडी। अच्छा ग्रॉस बेसिस, ध्यान दीजिएगा साहब, ग्रॉस बेसिस, इसका मतलब 194 पे 10% का टीडीएस होगा इस पे। अच्छा इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, इसमें साहब किसी भी तरीके का टीडीएस नहीं होता है। कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ वीडीए 62,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ वीडीए 21,000 रुपए, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1,000 रुपए। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कंसिडर नहीं करते हम, वीडीए से इनकम आपकी 41,000 रुपए है, इस 41,000 रुपए पे हम फ्लैट 30% का टैक्स लगा देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा तो फ्लैट 41,000 रुपए पे डेढ़ हम आपके ऊपर 30% का टैक्स लगा देंगे, और ऑलरेडी जो है ये एसबीआई से जो आपको इंटरेस्ट जो आपको मिला होगा उसमें ऑलरेडी आपका है जो है वो मतलब टीडीएस काटा गया होगा। अच्छा
चले। तो बस आपके साथ ये यहाँ पे देखना था कि यहाँ पे जो बीडीए की इनकम है आपकी 2,000 रुपीज जो सेल प्राइस है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस अलाउ करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउ करेंगे। तो आपका जो बीडीए से जो इनकम आएगी वो 41,000 होगी। इसका 30% फ्लैट बेसिस पे टैक्स होगा। और आप देखेंगे टैक्स पेबल ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बीडीए 30% ऑफ 41,000 बोले तो 30% ऑफ 41,000 कितना होता है 12,300 और प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ दें तो 12,792 रुपए। सो दिस इज द इनकम, दिस इज द टैक्स पेबल ऑन द बीडी। चलिए डियर, अब हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं टैक्सेशन ऑफ फ्लैट इक्विटी शेयर। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को, एमडी को, सीईओ को, मैनेजरियल स्टाफ को यूजुअली ऑप्शन देती है कि कंपनी के वो शेयर्स को परचेज कर सकते हैं एट अ रिड्यूस मार्केट प्राइस, जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा है उससे कम में वो परचेज कर सकते हैं। सीए फाइनल में साहब फ्लैट इक्विटी शेयर का टैक्स इंप्लीकेशन हमें देखना पड़ता है हमारे एग्जाम्स के लिए, ऑल्दो एक्सप्रेसली इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किया हुआ, बट बहुत बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और मतलब टीडीएस में भी आते हैं जहां पे इसका इंप्लीकेशन आपसे पूछ लिया जाता है। हम इसका बहुत, हम कह सकते हैं, बेसिक पोर्शन देखेंगे डिटेल में। ये सारी की सारी चीजें आप सीए फाइनल में, सीए इंटर में पढ़ते हैं, तो जो भी इसका रेलेवेंट पोर्शन होगा जो हमारे लिए एप्लीकेबल है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, हम अननेसेसरी चीजों की बात नहीं करेंगे। ठीक बात है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, टैक्सेशन ऑफ फ्लैट इक्विटी शेयर होता क्या है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए उनको ऑप्शन देती है कि आप कंपनी के साथ कुछ सालों तक काम करें और जो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है इसके बाद हम आपको शेयर एक्सरसाइज करने का ऑप्शन देंगे। ठीक बात है। और आप चाहें तो आप उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या होता है, ग्रांटिंग, सबसे पहले ऑप्शन ग्रांट किए जाते हैं, इसके बाद आपका वेस्टिंग पीरियड शुरू हो जाता है, फिर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक्सरसाइज जब आप करोगे इसके बाद आपको शेयर्स का अलॉटमेंट होगा। और जो भी शेयर्स आपको अलॉट होते हैं डियर, वो यूजुअली सर्टेन प्री कंडीशन जैसे लॉक इन पीरियड के साथ अलॉट होते हैं। और जब ये लॉक इन पीरियड आपका खत्म हो जाता है आप इन शेयर्स को सेल कर सकते हैं या फिर अदरवाइज ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स से मिस्टर ए कंपनी के एम्प्लॉय हैं और मिस्टर ए को कंपनी ने कहा है कि साहब अगर आप 3 साल तक सही तरीके से काम कर लेते हो तो 3 साल के बाद ना हम आपको, बहुत ध्यान से, 3 साल के बाद हम आपको कंपनी के 1,000 शेयर्स जिसका लेट से एफएमबी है, लेट से 500 रुपए पर शेयर, हम आपको ऑप्शन देंगे कि आप 50 रुपए पर शेयर में परचेज कर लो, आप 50 रुपए पर शेयर में परचेज करो। ठीक बात है। अच्छा, तो हमने ऑप्शन ग्रांट कर दिया। अब 3 साल तक काम करने के बाद मिस्टर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेट से मिस्टर ने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया और इन्होंने 1,000 शेयर 500 रुपए जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उसको 50 रुपए पर शेयर के रेट पे परचेज कर लिया। ठीक बात है। अच्छा, अब जब इन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया साहब, इसके बाद इनको ये शेयर्स अलॉट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं और जब आपको शेयर्स का अलॉटमेंट होता है, इसमें हो सकता है कि 2-3 महीने तक का समय लग जाए, क्योंकि कंपनी के पास ऐसा तो नहीं होता साहब कि कंपनी ने शेयर्स को छाप लिया और जो है वो अपने एम्प्लॉयज को अलॉट कर दिया। अब शेयर्स एम्प्लॉय को कैसे अलॉट किए जाते हैं उसमें हम मतलब नहीं जाते, बट इट में टेक सर्टेन टाइम। ठीक बात है। अच्छा, और इसके बाद मान लीजिए जो शेयर्स जो कंपनी ने एम्प्लॉय को अलॉट किया है वो 3 ईयर लॉक इन पीरियड के साथ आता है। तो 3 साल के बाद कंपनी जो एम्प्लॉय है उन शेयर्स को फर्दर सेल कर सकता है या फिर ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा सर, एक बात बताओ, फ्लैट इक्विटी में कौन कौन से शेयर्स कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है? मोस्ट प्रोमिनेंटली इक्विटी शेयर देती है और बहुत अनयूजुअल केसेस में प्रेफरेंस शेयर्स भी देखा गया है और कभी कभी बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स भी देखा गया, बट दीज आर हाईली अनलाइकली। एम्प्लॉय भी साहब इक्विटी शेयर को ही प्रेफर करता है, बट ऑप्शन हो सकता है कंपनी प्रेफरेंस शेयर का भी रखे या फिर बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स का भी रखे। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, ऑप्शन हमने ग्रांट किया, आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद अलॉटमेंट होगी, इसके बाद आपको जो शेयर्स अलॉट किए जाएंगे उसका हो सकता है कि सर्टन लॉक इन पीरियड हो, उसके बाद आप उन शेयर्स को सेल या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, तो सर इसका टैक्स इंप्लीकेशन क्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, टैक्स इंप्लीकेशन क्या क्या है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मिस्टर ए ने साहब 1,000 शेयर्स अक्वायर किए जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 500 रुपए है, बट इनको 50 रुपए पर शेयर में मिल गया, मतलब हर एक शेयर में मिस्टर ए को 450 रुपए का गेन है, 450 रुपए का बेनिफिट है। तो कंबाइंड जो मिस्टर ए को बेनिफिट है ये 4.5 लाख रुपए का बेनिफिट है। तो ये जो 4.5 लाख रुपए का मिस्टर ए को बेनिफिट है साहब, ये एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 4.5 लाख रुपए मिस्टर ए के एंड में परक्विजिट है। ये क्या बन गया? परक्विजिट बन गया, जो कि लायबल टू टैक्स एज अ सैलरी। तो 4.5 लाख रुपए मिस्टर ए के लिए सैलरी की तरह से टैक्सेबल है। ठीक बात है। अच्छा, पर सवाल बनता है कि सर ये टैक्स कब होगा, व्हेन इट इज गोइंग टू बी टैक्स्ड। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर ए शेयर्स को एक्सरसाइज कब करते हैं? सर एक्सरसाइज के टाइम पे मिस्टर ए ने किस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू देख के शेयर्स को एक्सरसाइज किया होगा? जिस दिन साहब वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं
उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी आपने उसी को तो कंसिडर किया होगा। लेट्स से मैंने 1 फरवरी 2025 को अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो मैं तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 फरवरी 2025 का ही कंसर्न हूं। ठीक बात है। अच्छा, बट मुझे शेयर्स अलॉट कब हुए? हो सकता है मुझे 1 मई 2025 को हुए, प्रीवियस ईयर चेंज हो गया, मैंने एक्सरसाइज किया था ऑप्शन प्रीवियस ईयर 24-25 में, अलॉटमेंट हुआ है 25-26 में। तो सवाल बनता है साहब टैक्सेबिलिटी कब आएगी? टैक्सेबिलिटी उस साल आएगी साहब जिस साल आपको ये शेयर्स अलॉट होते हैं। क्यों सर, एक्सरसाइज के टाइम पे क्यों नहीं? क्योंकि डियर आपने सिर्फ ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, आपको शेयर अलॉट तो हुए ही नहीं। क्या पता कंपनी को किसी वजह से अपने इसॉप को रोल बैक करना पड़ गया, क्या पता इसॉप को कैंसिल करके कोई मॉडिफाइड वर्जन लेकर आना पड़ गया। जब तक आपको एक्चुअली कंपनी से शेयर नहीं मिल जाते तब तक सर जी टैक्सेबिलिटी का कोई फायदा तो नहीं है। हाँ, एक्सरसाइज आपने किया, दैट इज द सेपरेट थिंग। आपने सिर्फ ऑप्शन एक्सरसाइज किया, आपको शेयर्स तो नहीं मिले। तो जब आपको शेयर एक्चुअली अलॉट होंगे उस साल आपकी पहले टैक्सेबिलिटी आएगी। ठीक बात। अच्छा, तो सर आप कितना अमाउंट जो है वो कंपनी के हैंड मतलब शेयर होल्डर इन्वेस्ट मतलब एम्प्लॉय के हैंड में कितना अमाउंट टैक्स होगा? बहुत इजी है। एफएमवी ऑफ द शेयर्स, जो शेयर की एफएमवी थी, माइनस जो एम्प्लॉय ने अमाउंट पे किया, अमाउंट पेड, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। क्या मेरी बात समझ पाए? इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। सर एक बात बताओ, एफएमवी कैसे कैलकुलेट होगी? हम उसकी बात आपके साथ करेंगे। सर एक बात बताओ, एफएमवी किस दिन की होगी? उस दिन जिस दिन मैंने एक्सरसाइज किया, या उस दिन जिस दिन ये शेयर अलॉट हुए? अब साहब इसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी, लॉ मेकर्स ने इसको बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, और लॉ मेकर ने कहा एक बात बताओ, इंप्लॉय ने शेयर्स को जो सब्सक्राइब करना चाहा वो किस दिन के एफएमवी को मतलब कंसिडर करके किया? सर जिस दिन आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दिन की एफएमवी देखी होगी। तो इंप्लॉय ने जो शेयर्स को सब्सक्राइब किया साहब वो डेट ऑफ एक्सरसाइज के एफएमवी को देखकर किया। तो इसलिए हम जो आपकी टैक्स इंप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हम एफएमवी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज के हिसाब से करेंगे। बट सर आप तो बोल रहे हो कि इस पे जो टैक्स इंप्लीकेशन आएगा वो अलॉटमेंट वाले ईयर पे आएगा। बिल्कुल सही बात है, टैक्स इंप्लीकेशन अलॉटमेंट ईयर पे आएगा, पर हम किस दिन के एफएमवी को कंसिडर करेंगे अलॉटमेंट ईयर पे टैक्स निकालने के लिए? एक्सरसाइज वाले पे, क्योंकि इंप्लॉय ने साहब जब शेयर्स को सब्सक्राइब किया होगा तो एक्सरसाइज वाले दिन की तो एफएमवी कंसिडर की होगी। प्लीज ध्यान दीजिए। पर हाँ, टैक्स इंप्लीकेशन कब कंसिडर होगा? अलॉटमेंट के साथ। बट सर एक बात बताओ, अगर एक्सरसाइज और अलॉटमेंट दोनों सेम ईयर में है तो ईयर तो सेम रहेगा, बट साहब डेट हो सकता है चेंज हो जाए। तो एफएमवी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज एंड द टैक्स इंप्लीकेशन विल अराइज इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, एक और टैक्स इंप्लीकेशन आएगा डियर, कब? जब आप इन शेयर्स को सेल करोगे या फिर अदरवाइज ट्रांसफर करोगे तो एम्प्लॉय के हैंड में इनकम अंडर द हेड कैप गेन कैलकुलेट होगा। तो कैप गेन की इनकम कैलकुलेट होगी, इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, स्वेट इक्विटी शेयर में आते हैं और हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ देखनी है। अच्छा, टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ इसॉप, तो दो बार आपको टैक्स इंप्लीकेशन देखना पड़ेगा। एट अ टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, जब सिक्योरिटीज अलॉट किए जाते हैं, और दूसरा टैक्स इंप्लीकेशन आपको कब देखना पड़ेगा? एट अ टाइम ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी या फिर अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। तो लेट्स से एम्प्लॉय ने शेयर्स तो अक्वायर कर लिए, शेयर्स उसे अलॉट हो गए, और लॉक इन पीरियड के बाद जब उन शेयर्स को वो अदरवाइज सेल करेगा या फिर ट्रांसफर करेगा तो उस समय भी टैक्स इंप्लीकेशन आएगा, एम्प्लॉय के हैंड में कैप गेन की इनकम आएगी। तो डियर ध्यान दीजिएगा, जो पहला जो टैक्स इंप्लीकेशन आएगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, इस केस में यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी हेड की इनकम आएगी, और सेकंड जो टैक्स इंप्लीकेशन आएगा इस केस में एम्प्लॉय की कैप गेन हेड की इनकम आएगी। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो चलो फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे। अच्छा, तो एट अ टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एम्प्लॉय के हैंड में सैलरी हेड की इनकम टैक्सेबल होगी। सवाल बनता है कितनी परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल होगी? एफएमवी ऑफ द सिक्योरिटी माइनस अमाउंट पेड इफ एनी इनटू नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका जो अच्छा वैल्यू ऑफ दी परक्विजिट क्या होगा? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इनटू नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी आपने जो आपको जो इसॉप के फॉर्म में जो सिक्योरिटी मिली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। अब सर सिक्योरिटी आपकी इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, अदर सिक्योरिटीज भी हो सकती है। इक्विटी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे होगी? अगर इक्विटी शेयर तो जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, अगर उस दिन इक्विटी शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड था तो उसका जो एवरेज ऑफ द ओपनिंग या क्लोजिंग प्राइस है, मतलब एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, वो आपका एफएमवी हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही करते हैं। अच्छा, if the shares are listed on the recognized stock exchange on the date of exercise of the option, or average of opening and closing prices of the shares on that date of on such stock exchange। ठीक बात है। अच्छा, दूसरा, पर सर एक बात बताओ, अगर शेयर्स एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो फिर जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा मतलब ट्रेडिंग हुई है हम उस स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू कंसिडर कर लेंगे।
एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज व्हिच रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन द शेयर्स। ठीक बात है सर। एक बात बताओ, जिस दिन हमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन लेट्स से ट्रेडिंग नहीं हुई, तो फिर उस दिन अगर ट्रेडिंग नहीं हुई तो उसके प्रीसीडिंग सबसे नियर बाय डे में जब भी ट्रेडिंग हुई उस दिन की क्लोजिंग प्राइस, फिर ओपनिंग या फिर क्लोजिंग नहीं, फिर उस दिन की क्लोजिंग प्राइस। और अगर एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में अगर उस दिन वो शेयर ट्रेड हुआ है तो फिर उस स्टॉक एक्सचेंज में जिसने हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग रिकॉर्ड की। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ही नहीं तो फिर आपको मर्चेंट बैंकर के पास जाना पड़ेगा, मर्चेंट बैंकर उसकी वैल्यूएशन करेगा। बट सर हर एक दिन मतलब कब उसकी मतलब वैल्यूएशन करानी है? ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ इसॉप। तो जब आपका एम्प्लॉय इसॉप एक्सरसाइज कर रहा होगा आपको मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन करानी है। सर एक बात बताओ, हर कुछ दिनों के बाद एम्प्लॉय अलग अलग एम्प्लॉयज अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो क्या हम हर कुछ दिनों के बाद मर्चेंट बैंकर के पास जाएं? तो इसका जवाब है नहीं। आप 6 महीने में एक बार मर्चेंट बैंकर के पास जाएं और उस 6 महीने के पीरियड में जितने एम्प्लॉयज ने इस ऑप को एक्सरसाइज किया है वो सारे के सारे उसी 6 महीने के मर्चेंट बैंकर की रिपोर्ट के हिसाब से एफएमवी हम निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ शेयर्स एज डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। पर अगर आपने ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया था, अगर आपने इसके 6 महीने के अंदर अंदर भी ऑप्शन, अगर आपने इसके 6 महीने के अंदर अंदर भी इसके 6 महीने के पिछले में भी मतलब विद इन 6 मंथ प्रायर अगर आपने मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन कराई है साहब, तो आप उस रिपोर्ट के हिसाब से भी हम एफएमवी कंसिडर कर लेंगे, मतलब आपको फिर से वैल्यूएशन नहीं करानी। अच्छा, any date earlier than the date of exercise of option not being the date which is more than 180 days earlier than the date of exercise। so date of exercise की अगर up to 180 days पहले तक भी अगर आपने मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन कराया है तो वाली रिपोर्ट लेकर आ जाओ, वो हमारी एफएमवी हो जाएगी। ठीक बात है। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर इक्विटी शेयर नहीं है अदर सिक्योरिटीज हैं तो इसके लिए अगेन आपको मर्चेंट बैंकर के पास जाना पड़ेगा, उससे वो रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। और किस दिन रिपोर्ट लेनी पड़ेगी? डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। और अगर 6 महीने अगर मतलब पिछली भी रिपोर्ट है तो इट इज ओके। ठीक बात है। चले तो फिर हमने देख लिया हम एफएमवी कैसे निकालेंगे, और एफएमवी से माइनस कर दो जो भी प्राइस एम्प्लॉय ने उन ऑप्शंस के लिए पे किया इनटू नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। सर एक बात और बताओ, ये हम एफएमवी हम किस दिन की देखेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ठीक बात है। अच्छा, the FMV of the equity shares on the date on which the option is exercised by the employee। चलो फिर जल्दी से आगे आते हैं। तो फिर हमने पहला जो टैक्स इंप्लीकेशन है वो अराइज होता है साहब एट अ टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सिक्योरिटी, वो हमने आपके साथ कंसिडर कर लिया। अब सवाल आता है सेल का। तो लेट्स से मैंने ना कंपनी के शेयर्स को परचेज किया था 50 रुपए में, और पर उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज वो थी 500 रुपए। तो मेरा ऑलरेडी परगुज्ड वैल्यूएशन कितने पे हुआ होगा? 500 रुपए पे। मुझे ऑलरेडी सैलरी हेड में टैक्स कितने अमाउंट पे देना पड़ गया था? 500 रुपए की वैल्यू कंसिडर करके। ठीक बात है। अच्छा, अब लेट्स से मैं इन शेयर्स को सेल कर देता हूं लेट्स से 1000 रुपीज का, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज। सवाल बनता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? 50 रुपए होगा या 500 रुपए होगा? सर जी 50 रुपए की बात मत करो, क्योंकि 500 पे ऑलरेडी आपने टैक्स दे दिया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 500 रुपए होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो प्राइस होगा जिस प्राइस को हमने सेक्शन 17(2) के वैल्यूएशन ऑफ परगुज्ड के लिए कंसीडर किया था। ठीक बात है। अच्छा सर, इन शेयर्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो जब से यह शेयर्स आपको अलॉट हुए थे उस दिन से। तो देखेंगे एट अ टाइम ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी कंसीडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द एफएमवी ऑफ द सिक्योरिटी व्हिच हैज बीन टेकन फॉर द परगुज्ड वैल्यूएशन फॉर सेक्शन 17(2)। फिर आगे बढ़ते हैं, और अभी तक हमने आपके साथ जो भी एरियाज देखे। अच्छा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास का, आज की रिवीजन क्लास का लास्ट टॉपिक डिविडेंड स्ट्रिपिंग एंड बोनस स्ट्रिपिंग। और तो बहुत सारे बच्चे आप में से साहब हो सकता है कि इसको प्रायोरिटी 3 में रखते होंगे, जिसको हम कह सकते हैं सी टाइप, बट एग्जाम में डियर आने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यूज में देखने को मिल सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट साहब, पर्टिकुलरली फॉर दी डिविडेंड स्ट्रिपिंग, इसका जो है डियर वो रिट के साथ अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। और इंस्टीट्यूट ने 1-2 बार पूछा हुआ भी है, शायद आरटीपी एमटीपी वगैरह में, एग्जाम में तो शायद नहीं पूछा, बट देयर आर हाई चांसेस कि रिट के साथ इसके अच्छे क्वेश्चन आ जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड स्ट्रिपिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिविडेंड स्ट्रिपिंग? ध्यान दीजिएगा साहब, मतलब डिविडेंड स्ट्रिपिंग होता क्या है, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ डिविडेंड स्ट्रिपिंग देखेंगे। आपको पता है डियर, हर एक कंपनी यूजुअली अपने शेयर्स में डिविडेंड पे करती है, और जब कंपनी अपने शेयर्स में डिविडेंड पे करती है जिस दिन, उस दिन को हम कहते हैं रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट में जिन जिन शेयर होल्डर्स के नाम
कंपनी के पास मौजूद होते हैं उनको कंपनी उन शेयर्स में डिविडेंड पे कर देती है। ठीक बात है। अच्छा, अब देखेंगे साहब, थ्योरेटिकली जब भी कंपनी अपने शेयर्स में डिविडेंड पे करती है, इसके बाद पोस्ट डिविडेंड पेमेंट जो प्राइसेस ऑफ शेयर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली फॉल करते हैं। अब हो सकता है आप में से जो बच्चे रियल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो सकता है वो मुझसे अग्री ना करें, क्योंकि डियर मार्केट प्राइस ऑफ एनी शेयर ऑफ अ कंपनी, जो भी किसी भी कंपनी के शेयर का जो मार्केट प्राइस होता है उसमें एन नंबर ऑफ फैक्टर्स का इंपैक्ट होता है। कंपनी ने जो भी डिविडेंड पे किया या कंपनी जो भी उन शेयर्स में डिविडेंड अनाउंस करती है वो उसका सिर्फ एक फैक्टर होता है। इसके अलावा भी रियल मार्केट वर्ल्ड में जो भी कंपनी के शेयर के प्राइसेस होते हैं वो न्यूमरस फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं। ठीक बात है। तो हम बाकी अगर सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख लें और हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम इसी फैक्टर की बात करें तो आफ्टर द डिविडेंड द प्राइसेस ऑफ शेयर्स यूजुअली फॉल्स। ठीक बात है। अच्छा, अब होता क्या है, लेट्स से कि मैंने ना कंपनी के शेयर परचेज किए और वो कंपनी अबाउट टू द डिविडेंड डेट में थी, मतलब कंपनी पे डिविडेंड मिलने ही वाला था और मुझे वो डिविडेंड कंपनी से मिल गया। अच्छा, पहले क्या होता था डियर कि इक्विटी शेयर में जो भी आपको कंपनी से डिविडेंड मिलता था वो आपके हैंड में एग्जेम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 1034, पहले होता था ऐसा, अब ऐसा नहीं होता। अब जो भी डिविडेंड कंपनी से मिलता है वो इन्वेस्टर के हैंड में टैक्सेबल होता है। तो मैं थोड़ा सा पहले की बात कर रहा हूं जहां पे आपने कंपनी से जो भी शेयर पर जो भी आपको कंपनी से डिविडेंड मिलता था वो आपके हैंड में एग्जेम्प्ट होता था। तो लेट्स से मैंने ना रिलायंस के शेयर 1000 रुपीज के परचेज किए, एक शेयर परचेज किया जिसमें मुझे रिलायंस ने 100 रुपए का डिविडेंड दे दिया और ये जो 100 रुपए मुझे उस कंपनी से डिविडेंड मिले हैं वो मेरे हैंड में सेक्शन 1034 में एग्जेम्प्ट है। पोस्ट डिविडेंड कंसिडरिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, पोस्ट डिविडेंड रिलायंस का जो शेयर होगा साहब वो 1000 रुपए से गिर के 900 रुपए पे आ जाएगा, क्योंकि कंपनी से 100 रुपए के एसेट्स निकल गए हैं। तो कंपनी का पोस्ट डिविडेंड जो प्राइस होगा शेयर का वो 900 रुपए होगा और मैंने शेयर 1000 रुपीज का परचेज किया था और अब शेयर का प्राइस लेट से 900 रुपए चल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं 900 रुपए में उस शेयर को सेल कर देता हूं और मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है 100 रुपए का, क्योंकि मैंने शेयर 1000 रुपीज का परचेज किया था और मैंने इसको 900 रुपए का सेल कर दिया। देन देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ ₹100 और साथ में मैंने 100 रुपीज का डिविडेंड अर्न किया है जो कि सेक्शन 1034 में मेरे लिए एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैंने साहब एक इनकम ऐसी अर्न कर ली जो कि टैक्स एग्जेम्प्ट है और साथ में मैंने अपने लिए एक शॉर्ट टर्म लॉस क्रिएट कर लिया। तो सर एक बात बताओ ना, लॉस क्रिएट करके आपने कौन सी समझदारी कर ली? हाँ साहब, मैंने समझदारी की। मैंने जब ये लॉस क्रिएट कर लिया, अब इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को मैं अपने दूसरे शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैप गेन वगैरह से सेट ऑफ कर सकता हूं। प्लीज ध्यान दीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हैं या तो सेम प्रीवियस ईयर में या आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब 100 रुपए जो मुझे डिविडेंड के फॉर्म में मिला वो तो मेरे लिए एग्जेम्प्ट हो गया और साथ में मैंने अपने लिए एक लॉस भी क्रिएट कर लिया जिसका मैं टैक्स बेनिफिट ले सकता हूं। तो इसको हम कहते हैं डिविडेंड स्ट्रिपिंग। इसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड स्ट्रिपिंग। तो फिर डिविडेंड स्ट्रिपिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। डिविडेंड स्ट्रिपिंग के लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं देखेंगे मेरे साथ साथ। एनी पर्सन बाइज और एक्वायर्स एनी सिक्योरिटी और यूनिट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट वो डेट होता है जिस दिन कंपनी अपने शेयर्स में डिविडेंड को पे करती है या फिर अपने यूनिट्स में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड डेट। अच्छा, तो आपने रिकॉर्ड डेट के 3 महीने पहले कोई भी शेयर या फिर कोई भी यूनिट्स वगैरह परचेज किए, इसके बाद सच पर्सन सेल्स और ट्रांसफर, तो आपने जो कि कंपनी के मतलब यूनिट्स या फिर शेयर्स परचेज किए थे, आपने रिकॉर्ड डेट में जैसे आपने इनकम या फिर डिविडेंड रिसीव कर लिया उसके बाद सच सिक्योरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आफ्टर सच डेट, मतलब रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर अंदर आपने वो सिक्योरिटीज को सेल कर दिया या फिर ट्रांसफर कर दिया, या फिर सच यूनिट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम सच रिकॉर्ड डेट, या फिर 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपने जो यूनिट्स अक्वायर किया था जिसमें आपने इनकम रिसीव कर ली, आपने उन यूनिट्स को 9 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट आपने ट्रांसफर कर दिया और इस चक्कर में आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इंकर कर लिया। तो जितना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो कि उस डिविडेंड या फिर इनकम की अमाउंट जितना है उसका कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, उस लॉस को आप न तो सेट ऑफ कर सकते हैं ना उसको आप कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, the dividend or income on such unit or security received is exempt, then the loss if any arising to him on account of such purchase and sale of security or unit, बहुत important, to the extent such loss does not exceed the amount of dividend or income shall be ignored, तो इसका मतलब जितना लॉस उस डिविडेंड या इनकम के बराबर का जो लॉस होगा उसे हम इग्नोर कर देंगे, उसका आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट या फिर कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा साहब, मतलब डिविडेंड स्ट्रिपिंग के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं? सिक्योरिटी या फिर यूनिट को परचेज करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट,
दूसरा, परचेज करके रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर अंदर आपने उन शेयर्स को सेल कर दिया या फिर यूनिट्स को 9 मंथ्स के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया। द सिक्योरिटी शैल बी ट्रांसफर्ड विद इन 3 मंथ्स एंड द यूनिट्स विद इन 9 मंथ्स आफ्टर द रिकॉर्ड डेट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो आपको रिकॉर्ड डेट में जो आपको डिविडेंड मिला या इनकम जो आपको मिली वो एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा, the dividend या फिर income from the security या फिर unit shall be exempt in the hands of shareholder और unit holder। तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, क्या क्या कंडीशंस, आपने सिक्योरिटी या फिर यूनिट परचेज की रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर अंदर प्रायर टू 3 मंथ्स ऑफ द रिकॉर्ड डेट, ठीक बात है, मतलब विद इन 3 मंथ्स प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट के 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपने शेयर्स को सेल कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया, या फिर रिकॉर्ड डेट के 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपने उन यूनिट्स को ट्रांसफर कर दिया और जो आपको डिविडेंड या फिर इनकम मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। तो अगर ऐसा होता है तो शेयर्स या फिर यूनिट्स को परचेज या सेल करके जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको होता है, तो अप टू द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड इनकम और दी इनकम फ्रॉम द यूनिट्स, जितना वो पोर्शन होगा उसे हम इग्नोर कर देंगे, उसको हम आपको कोई भी उसका टैक्स ट्रीटमेंट नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने रिलायंस के शेयर 2000 रुपए के खरीदे थे, रिलायंस ने मुझे 100 रुपए का डिविडेंड पे किया था और मैंने रिलायंस के शेयर 1950 रुपए के सेल कर दिए 3 महीने के अंदर अंदर। तो मुझे जो 100 रुपए का जो रिलायंस से जो मुझे जो डिविडेंड मिला वो तो एग्जेम्प्ट हो गया, और रिलायंस के शेयर को सेल करके मुझे 50 रुपए का लॉस है। तो ये जो 50 रुपए का लॉस मेरे 100 रुपए के डिविडेंड इनकम से ज्यादा नहीं है, तो इस पूरे 50 के लॉस को हम इग्नोर कर देंगे, उसका कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। बट लेट्स से मैंने रिलायंस के शेयर 2000 रुपए के खरीदे और मुझे 100 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड दिया और मैंने 3 महीने के अंदर अंदर रिलायंस के शेयर को सेल कर दिया लेट्स से 1600 रुपए का। तो मुझे बताएंगे मैंने शेयर खरीदे कितने के, 2000 के, सेल कितने के किए, 1600 रुपए के, लॉस कितना है, 400 रुपए का। तो अगर आप इस 400 के लॉस को एनालाइज करेंगे तो 100 रुपए का लॉस तो साहब हम ये कह सकते हैं कि डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया था, तो कंपनी से एसेट्स निकल गए, तो 100 रुपए का लॉस तो उससे एट्रीब्यूटेबल है, जिसका टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको ऑलरेडी डिविडेंड इनकम मिल चुकी है। तो 100 का लॉस तो 100 रुपए के लॉस के लिए तो हम बोल सकते हैं कि आपको हम उसका टैक्स बेनिफिट नहीं देंगे। बट जो 300 रुपए का लॉस बच गया, क्या वो भी आप इसको ये कह सकते हैं कि इट इज द लॉस बिकॉज ऑफ द डिविडेंड या फिर इट इज अदर जेन्युइन रीजंस? 300 रुपए का लॉस आउट ऑफ द 400 लॉस, 300 रुपी लॉस कैन बी सेड टू बी बिकॉज ऑफ द जेन्युइन रीजंस। 100 रुपए का लॉस तो आप कह सकते हैं साहब इट इज बिकॉज ऑफ द डिविडेंड, बट जो 300 रुपए का लॉस बचा इसको आप क्या बोलेंगे, ड्यू टू द जेन्युइन रीजंस। इसलिए ये आपको 300 रुपए का जो लॉस है ये आपको अलाउड हो जाएगा, आप इसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, बट सर एक बात बताओ ना, अब तो ये जमाना चला गया, डिविडेंड इनकम किसी जमाने में शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट होता था। अंडर सेक्शन 1034, और यूनिट्स की इनकम किसी जमाने में शेयर होल्डर के एंड में, मतलब इन्वेस्टर के एंड में एग्जेम्प्ट होती थी अंडर सेक्शन 1035। बट आज के समय 1034 भी खत्म हो गया, 1035 भी खत्म हो गया। आज के समय अगर आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है कंपनी से, वो शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल है, और अगर आज के समय अगर आपको अपने यूनिट्स में किसी भी तरीके की इनकम मिलती है वो भी टैक्सेबल है। तो सर एक बात बताओ, जब तीसरा बेसिक कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुआ, द डिविडेंड इनकम फ्रॉम द सिक्योरिटी और यूनिट शैल बी एग्जेम्प्ट, तो आज के समय अगर वो टैक्सेबल हो रहा है तब तो फिर हमारे लिए मतलब डिविडेंड स्ट्रिपिंग इररिलेवेंट हो गया। नहीं डियर, एक ऐसा सिचुएशन अभी भी है जहां पे डिविडेंड स्ट्रिपिंग के प्रोविजंस अप्लाई करते हैं। कहां पे? अब मेरी बात पे ध्यान से, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑल्दो इस वाले पॉइंट को हमने ज्यादा आपको मतलब डिटेल में समझाया है, सब बिजनेस ट्रस्ट में ध्यान दीजिएगा। बिजनेस ट्रस्ट बीइंग अ रिट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रिट ने एसपीवी से कोई भी डिविडेंड रिसीव किया, रिट के हैंड में वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है। एसपीवी से रिट ने डिविडेंड रिसीव किया, ध्यान दीजिएगा, एसपीवी से रिट को डिविडेंड मिला, एसपीवी से स्पेशल पर्पस व्हीकल से रेट को डिविडेंड मिला, वो डिविडेंड हमेशा रेट के हैंड में एग्जेम्प्ट होगा, हमेशा डिविडेंड इनकम की रेट के हैंड में पास थ्रू स्टेटस। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, रेट अपने इन्वेस्टर्स को जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है वो सेम नेचर एंड सेम प्रोपोर्शन का होता है, ठीक बात। अच्छा, अगर एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट किया हुआ है, अगर एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट किया हुआ है, तो जो डिविडेंड एसपीवी ने रेट को दिया वो रेट के हैंड में तो एग्जेम्प्ट है, बट उस डिविडेंड को इन्वेस्टर के हैंड में टैक्सेबल है, वो डिविडेंड इन्वेस्टर के हैंड में टैक्सेबल है। तो इस केस में डिम्ड डिविडेंड अट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज द डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स।
पर अगर एसपीवी ने 115 BAA ऑप्ट नहीं किया हुआ और अगर वो रिट को किसी भी तरीके का कोई भी डिविडेंड देती है और रिट जब अपने इन्वेस्टर्स को इनकम देगा तो जो भी डिविडेंड एसपीवी का है सेम नेचर एंड सेम प्रोपोर्शन, अगर एसपीवी ने 115 BAA ऑप्ट नहीं किया हुआ तो साहब वो जो डिविडेंड इनकम होगी वो इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी, मतलब वो इन्वेस्टर्स के हैंड में लायबल टू टैक्स होगी। बट चूंकि एसपीवी ने 115 BAA ऑप्ट नहीं किया हुआ इसलिए वो डिविडेंड इनकम इन्वेस्टर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट होगी। ठीक बात है, तो ध्यान दीजिएगा, इफ एसपीबी नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAA डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। तो चूंकि डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है यूनिट होल्डर्स के हैंड में, तो अगर यूनिट होल्डर रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर यूनिट्स को अक्वायर करता है और रिकॉर्ड डेट के 9 मंथ्स के अंदर अगर अपने यूनिट्स को सेल करता है और अगर डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो इन्वेस्टर के हैंड में साहब डिविडेंड स्ट्रिपिंग अप्लाई कर जाएगा अंडर सेक्शन 94(7), क्योंकि ये सारे कंडीशंस जो है डियर वो फुलफिल हो जाएंगे, ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे। ठीक बात है, चलिए फिर आगे आते हैं। छोटा सा पॉइंट और है साहब, बोनस स्ट्रिपिंग। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस स्ट्रिपिंग। अच्छा, मैं लेट्स से रिलायंस के 100 शेयर्स ओन करता हूं, रिलायंस ने मुझे 1:1 का बोनस इशू कर दिया, लेट्स से मैंने रिलायंस के 1000 शेयर्स परचेज किए थे, 100 शेयर्स मैंने परचेज किए थे फॉर ₹2000 पर शेयर। रिलायंस ने मुझे 1:1 का बोनस दे दिया, मतलब 100 मुझे बोनस शेयर दे दिए। इसके लिए जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है निल, फ्री में दे दिया। पर होगा क्या, रिलायंस ने जो मुझे 100 जो बोनस शेयर्स इशू किए हैं, अब बोनस शेयर्स को इशू करने के बाद अगेन कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट, जो रिलायंस का जो शेयर का जो मार्केट प्राइस है डियर वो ₹1000 हो जाएगा। रिलायंस के शेयर का मार्केट प्राइस पर शेयर ₹1000 हो जाएगा। अच्छा, मुझे एज एन इन्वेस्टर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास अब 100 शेयर्स तो ओरिजिनल थे प्लस 100 मेरे पास बोनस शेयर हैं, तो मेरे पास जो टोटल शेयर्स हैं वो है 200। और अगर 200 शेयर्स का अगर प्राइस अगर ₹1000 भी है तो मेरी वर्थ अभी भी 2 लाख रुपए है और पहले भी मेरी वर्थ 2 लाख रुपए ही थी। तो अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली मुझे मेरे शेयर होल्डर वर्थ में किसी भी तरीके की या शेयर होल्डर वैल्यू में किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अंतर बस इतना हुआ कि पहले साहब मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर थे जिसका हर एक शेयर का प्राइस 2000 था, अब मेरे पास रिलायंस के 200 शेयर हैं और हर एक शेयर का प्राइस 1000 रुपए है। तो मेरी जो स्टॉक की जो वर्थ जो पहले भी 2 लाख रुपए थी, आज भी मेरे स्टॉक की वर्थ 2 लाख रुपए ही है। तो सर इससे होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, इससे होगा क्या। अब अगर मैं बिंग एन इन्वेस्टर, अगर मैं लेट्स से बोनस शेयर को सेल करता हूं, तो बोनस शेयर के साथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है, क्योंकि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो जो भी अमाउंट मुझे इस शेयर को सेल करके रिसीव होगा वो मेरा कैप गेन हो जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग? व्हाटएवर अमाउंट आई एम गेटिंग ऑन सेलिंग दीज शेयर्स वुड बी माय कैप गेन। ग्रॉस अमाउंट मेरा कैप गेन हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज निल। पर अगर मैं इन ओरिजिनल शेयर्स को इन 100 शेयर्स को सेल करता हूं, तो मैंने शेयर्स परचेज किया 2000 में, आज इसका प्राइस है ₹1000, तो मुझे हर एक शेयर में ₹1000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। पर सर पता कैसे चलेगा आप कौन सा शेयर सेल कर रहे हैं? डियर याद करें, जो शेयर्स होते हैं उसको हम फीफो के बेसिस पे सेल करते हैं, फीफो के बेसिस पे ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए जो कैप गेन वगैरह की कैलकुलेशन होती है वो फीफो के बेसिस पे होती है। ये बात आपने ऑलरेडी कैपिटल गेन में देखी हुई है, फीफो हम यूज करते हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो सर क्या बोलना चाहते हो, जब आप ये ओरिजिनल शेयर्स को सेल करोगे, शेयर आपने परचेज किया था 2000 का, बिकेगा 1000 का, ₹1000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। पर अगर आप बोनस शेयर को सेल करोगे, वट एवर द प्राइस फॉर विच यू आर सेलिंग द शेयर्स, आपको गेन ही गेन होगा। तो फिर एसएससी क्या करेगा? बोनस शेयर को सेल नहीं करेगा, क्योंकि इससे तो आपको लॉस होना नहीं, इससे तो आपको गेन हो रहा है, तो इस पे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। एसएससी यहाँ पे ओरिजिनल शेयर्स को सेल करेगा और हर एक शेयर पे वो ₹1000 का लॉस अपना बुक करेगा। Are you guys getting? हर एक शेयर को सेल करके वो ₹1000 का लॉस अपना शो करेगा और इसकी वजह से वो ₹1000 का लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हर एक शेयर में शो करेगा और इस लॉस को वो अपने बाकी कैप गेन से एडजस्ट कर सकता है या फिर कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकता है। तो ये कहलाता है बोनस स्ट्रिपिंग। बट अगर आप देखेंगे रियलिटी में एसएससी को कोई भी लॉस हुआ नहीं, क्योंकि एसएससी को साहब जो है वो कंपनी से बोनस मिला। और अगर आप बोनस को सेल, अगर आप जो शेयर्स आपको बोनस के फॉर्म में मिला, अगर आप उसको सेल नहीं कर रहे और सिर्फ आप अगर ओरिजिनल शेयर्स को सेल कर रहे हैं, सो इट इज अ क्लियर केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। ठीक बात है। तो हमने कहा साहब, फिर इसको हम मतलब डील कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ऐसे केस में ओरिजिनल शेयर्स को सेल करके जो भी आपको लॉस होगा,
उस लॉस को हम इग्नोर कर देंगे फॉर टैक्स पर्पसेस, और उस लॉस को हम बोनस शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे। मतलब सर, मैंने रिलायंस के 100 शेयर 2000 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदे, रिलायंस ने मुझे 1:1 का बोनस दिया, तो मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर बोनस के फॉर्म में आ गए, और बोनस के बाद जो प्राइस ऑफ शेयर है वो 2000 से गिर के 1000 रुपए हो गया। ठीक है, मैंने ओरिजिनल शेयर्स जो मैंने 2000 के रेट में परचेज किए थे, ओरिजिनल शेयर जो मैंने 2000 के रेट में परचेज किए थे, और मैंने जो 2 लाख रुपए ओरिजिनल शेयर्स में लगाए थे, 100 शेयर्स इंटू 2000 रुपए पर शेयर, अब मैं उन 100 शेयर्स को 1000 रुपए पर शेयर में सेल कर देता हूं, तो मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना हुआ, 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख रुपए के शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को मैं अपने बाकी टैक्सेबल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकता। ये मेरा जो 1 लाख रुपए का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ये मेरे 100 बोनस शेयर जो मेरे पास बचे हुए हैं इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। बट सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ बोनस शेयर विल बी निल एज पर सेक्शन 55। बिल्कुल सही बात है, बट चूंकि यहाँ पे बोनस स्ट्रिपिंग का केस हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मतलब बोनस शेयर जो कि मतलब बोनस स्ट्रिपिंग के पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम, ये जो लॉस आपने इंकर किया, इसकी ये जो लॉस है, ये हम आपका इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे। सर, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये होगा डियर कि आपको अभी जो लॉस है, अब आप इसका सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। जब आप इन बोनस शेयर्स को सेल करोगे, उसके बाद जो गेन या लॉस होगा उसको हम वहां पे ट्रीट कर लेंगे। अच्छा, तो फिर मेरे साथ साथ देख लें जल्दी से बोनस स्ट्रिपिंग। अच्छा, where any person buys or acquires any share या फिर सिक्योरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट वो डेट होता है जब आपको बोनस जो है वो कंपनी देती है। एंड सच पर्सन इज अलॉटेड एडिशनल सिक्योरिटी या फिर यूनिट, मतलब मींस बोनस इशू। अच्छा, विदाउट एनी पेमेंट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, सच पर्सन सेल्स और ट्रांसफर्स ऑल और एनी ऑफ द ओरिजिनल सिक्योरिटी। ध्यान दीजिएगा, आप क्या सेल कर रहे हैं साहब? ओरिजिनल सिक्योरिटी या फिर यूनिट्स, क्योंकि लॉस आपको ओरिजिनल सिक्योरिटी या यूनिट से ही होगा। बोनस शेयर या यूनिट्स को सेल करके लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो कॉस्ट इक्वेशन नील होती है। तो लॉस अगर आप जनरेट करना चाहते हो, तो लॉस आपको तभी होगा जब, मतलब लॉस तभी होगा जब आप ओरिजिनल शेयर या फिर यूनिट्स को ट्रांसफर करते हो। ठीक बात है। अच्छा, विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स आफ्टर सच रिकॉर्ड डेट, तो अगर रिकॉर्ड डेट के 9 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप ओरिजिनल शेयर्स या फिर यूनिट्स को ट्रांसफर करते हो, तो उसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, उस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम आपको सेट ऑफ की तरह से अलाउड नहीं करेंगे। वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा वो आपके बोनस यूनिट्स का, अदरवाइज जिन बोनस यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन नील होती है, हम उनको उन बोनस यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन की तरह से मान लेंगे। और जब आप उन बोनस यूनिट्स को सेल करोगे, जो भी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होगा, इसमें से वो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन जो लॉस था, जो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन की तरह से डीम्ड कर लिया गया, उसे कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन कंसीडर करके अपना गेन या लॉस निकाल लेना। फिर हम उसका टैक्स ट्रीटमेंट उस प्रीवियस ईयर में देख लेंगे, जिस प्रीवियस ईयर में आप उन बोनस यूनिट्स को सेल या ट्रांसफर करोगे।